ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 24 तक आईआईटी दिल्ली 2023 इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कशन, और ये रहने वाला पार्ट 2। गाइस, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं पार्ट 1 वाली वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। पहले आप उस वीडियो को कवर कर लेना, फिर पार्ट 2 से स्टार्ट करना। ओके, तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। गिवन है कि x बिलोंग्स टू 0 1 2 बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस f ऑफ x इक्वल टू 0.25 इफ x इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर x इक्वल टू 0 है देन x इक्वल टू 0 पे जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगा दैट इज 0.25। सिमिलरली एट x इक्वल टू 1 पे जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगा दैट इज 0.5, और x इक्वल टू 2 पे जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगा दैट इज 0.25। और यहाँ पे गिवन है कि लेट y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में आपको गिवन है कि y फॉलो अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और स्टेटमेंट 2 में गिवन है कि y फॉलो अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। देन इस कंडीशन में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे गिवन है कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और गाइज यहाँ पे x का 3 वैल्यूज है, एक 0 है, एक 1 है और दूसरा 2 है। तो अगर x इक्वल टू 0 होगा देन उस कंडीशन में गाइज y का वैल्यूज क्या होगा, पुट करो 0 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। अगर x इक्वल टू 1 होगा देन उस कंडीशन में y का गाइज क्या वैल्यू होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 0। अगर x इक्वल टू 2 होगा देन उस कंडीशन में y का क्या वैल्यूज होगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो गाइज यहाँ से y का दो ही वैल्यूज आ रहा है, एक आ रहा है 0 और दूसरा आ रहा है 1। तो एक बात गाइज हम लोग यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि y जो है बिलोंग्स टू 0,1, मतलब y का दो वैल्यूज है 0 और 1। डन, ओके। और यहाँ पे क्या गिवन है कि y फॉलो अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। गाइस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है देन उस कंडीशन में y जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर नहीं हो रहा है देन उस कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है एट y इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ओके। तो गाइस क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि एट y इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एट y इक्वल टू 0 इक्वल टू एट x इक्वल टू 1। और गाइस एट x इक्वल टू 1 पे इसका जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है दैट इज 0.5। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी एट y इक्वल टू 1, गाइस एट y इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ पे है और 1 y यहाँ पे है, और 1 गाइस दो वैल्यू से आ रहा है, एक एट x इक्वल टू 0 और एट x इक्वल टू 2। तो क्या हम ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 और एट x इक्वल टू 2। ठीक है गाइस, ये दोनों इक्वल ही है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम एट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये y इक्वल टू 1 आएगा ना। तो एट y इक्वल टू 1 पे इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 होगा। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे हैं कि y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 होगा, देन इसका जो वैल्यू होगा दैट इज 0.5। सिमिलरली एट y इक्वल टू 1, तो गाइज y 1 कब बन रहा है, जब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो वही चीज़ तो है कि प्रोबेबिलिटी एट y इक्वल टू 1 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 2। तो गाइज एट x इक्वल टू 0 पे इसका जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है दैट इज 0.25। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.25, और का मतलब क्या होता है प्लस, और एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पे गाइज जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है दैट इज 0.25। तो ये आ जाएगा 0.25, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो गाइस एक बात तो क्लियर हो गया कि एट y इक्वल टू 0 पे जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ये हमारा 0.5 है, और एट y इक्वल टू 1 पे भी जो है प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.5 है, मतलब ये दोनों सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है गाइस कि ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये तो सही है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है कि हर एक पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे y का दो वैल्यू आ रहा है, एक 0 और एक 1, और एट y इक्वल टू 0 पे जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है दैट इज 0.5।
और एट y इक्वल टू 1 पे जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ये भी 0.5 है, जो कि दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। Done? अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें गाइस कि वाई फॉलो अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। गाइस बर्नौली क्या होता है? एक ऐसी इवेंट जिसका दो आउटकम्स है, एक आपका सक्सेस और एक आपका फेलियर, और दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होना चाहिए इन रैंडम केस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि y का दो आउटकम्स है, 0 और 1, और इसका जो प्रोबेबिलिटी है 0.5, इसका भी क्या है प्रोबेबिलिटी 0.5। तो इसका मतलब है गाइस कि ये हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी गाइस क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सिंपल गाइस। ठीक है, बर्नौली का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी इवेंट जिसका दो आउटकम्स होता है, सक्सेस फेलियर ट्रू फॉल्स। ठीक है, ऐसे जितने भी इवेंट है जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही आउटकम्स होगा और उसका अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता है, देन उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हाँ वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा बर्नौली होगा। तो वही चीज गाइज यहाँ पे हो रहा है ना कि y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। सो दिस इज y इक्वल टू 1, दिस इज सक्सेस एंड दिस इज फेलियर, और इसका गाइज हमें प्रोबेबिलिटी पता है 0.5, और इसका भी गाइज हमें प्रोबेबिलिटी पता है 0.5। तो इसका मतलब है कि ये हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है कि द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल are given by 7 and 49 respectively. The coefficient of variation for the random variable is what? 1 by 7, minus 1, 7 या फिर 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है गाइस? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो गाइस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो आपको गाइस पता ही होगा। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, डन। और यहाँ पे गाइस आपको मीन गिवन है, दैट इज 7। तो मीन हमें गिवन है 7 और वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है? 49। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा? 7। तो जस्ट यहाँ पुट करो गाइस, तो 7/7 क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा? 1। सिंपल, ऑप्शन नंबर डी गाइस, ये फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो सी वी इक्वल टू क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। लिख लो गाइस इसको नोट पॉइंट बना के। ठीक है, और गाइस सारे वैल्यूज आपको गिवन है, जस्ट पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू इज 1। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है कि लेट x1 x2 till x10 आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड एज बर्नौली रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p। द रैंडम वेरिएबल y इज डिफाइंड एज y इक्वल टू समेशन xi वेर i इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक विद फॉलोज व्हाट? बर्नौली या फिर बाइनोमियल। गाइस को इस चीज में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई बर्नौली क्या है और बाइनोमियल क्या है। ठीक है, तो गाइज मैं अपने लाइव क्लास में एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि लेट सपोज कि एक रेस यहाँ पे चल रहा है और एक घोड़ा है। ठीक है, लेट सपोज दिस इज वन हॉर्स। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से दौड़ाया और ये आपका विनिंग पोजीशन है। ठीक है, तो अगर ये घोड़ा एक बार दौड़ गया, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ बर्नौली। अगर इसी घोड़ा को अगर मैं बार बार दौड़ाऊंगा और उसमें से अगर मैं पूछूं आपको कि भाई अगर मैं इसको 5 बार दौड़ाया तो 2 बार जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा? दैट बिकम्स अवर बाइनोमियल। ठीक है, तो अगर इसको एक बार हम दौड़ाएंगे गाइस तो ये हमारा बन जाएगा बर्नौली। अगर इसको एक बार से ज्यादा अगर दौड़ाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको यूज करना है। यहाँ पे गिवन क्या है कि x1 x2 ये इंडिविजुअल क्या है गाइस? ये तो बर्नौली होगा। इंडिविजुअल अगर हम सबको ऐड कर दें तो गाइस ये 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा? बाइनोमियल होगा। ठीक है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार दौड़ा तो वो हमारा बन जाएगा बर्नौली। तो वही चीज यहाँ पे है कि ये घोड़ा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, टिल x10 है, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे गाइस ये हमारा बर्नौली होगा। बट अगर हम ऐड कर दें जैसे y इक्वल टू क्या? समेशन मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, तो जब सारे बर्नौली को हम लोग ऐड कर देंगे देन उस कंडीशन में गाइस वो हमारा बन जाएगा बाइनोमियल। ठीक है,
तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो गाइज ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, हॉर्स वाला एक बार दौड़ेगा तो वो बन जाएगा बर्नौली, अगर एक से ज़्यादा उसको अगर दौड़ाएंगे तो वो हमारा बन जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है कि इन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस द पी वैल्यू सिग्निफाइज व्हाट। ऑप्शन नंबर ए गिवन है कि द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। गाइस, हाइपोथेसिस का मतलब है कि लेट सपोज मैंने कुछ डेटा को कलेक्ट किया, कंजम्पशन और इनकम, ठीक है, और मैंने इस डेटा को गाइस मॉडल पे रन किया, मीन्स किसी सॉफ्टवेयर पे मैंने रन किया, और इसके बाद गाइस मैंने एक मॉडल बनाया कि y इक्वल टू लेट सपोज अल्फा प्लस बीटा एक्स आई हमारा क्या है, इनकम है, और y हमारा कंजम्पशन है। और मैंने इस मॉडल को गाइस चेक करना है कि हाँ इनकम जो है वाकई में कंजम्पशन को अफेक्ट करता है या फिर नहीं। ठीक है, फाइन, ओके। तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है कि जब मैं डेटा को कलेक्ट किया सॉफ्टवेयर पे गाइस, जब हम रन करेंगे तो इसके बाद हमें सॉफ्टवेयर एक वैल्यूज गाइस यहाँ पे देता है, पी वैल्यूज। ठीक है, पी वैल्यूज का मतलब ये होता है कि जितना कम पी वैल्यूज होगा उतना ज़्यादा चांस है कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे। नल हाइपोथेसिस का मतलब है गाइस कि दोनों में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे ये वाला कि मैंने मॉडल बनाया कि कंजम्पशन जो है, नॉट कंजम्पशन, इनकम, कि इनकम जो है अफेक्ट करता है कंजम्पशन को, इनकम जो है अफेक्ट करता है कंजम्पशन को। तो मैंने नल हाइपोथेसिस बनाया कि कंजम्पशन मीन्स इनकम जो है नॉट अफेक्ट ऑन कंजम्पशन, जीरो। और दूसरा मैंने बनाया कि नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो गाइज अगर आप डेटा को कलेक्ट करोगे फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर पे रन करोगे एंड उसके बाद अगर आप मॉडल बनाते हो तो आप गाइज ऑलवेज क्या चाहोगे कि भाई दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशंस तो आए। आप कभी ये चाहोगे कि मैंने डेटा को कलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया कि नहीं भाई दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि भाई दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और ऑल्टरनेट का मतलब है कि हाँ दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो कोई भी रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कब करोगे, जब जितना से जितना पी वैल्यूज कम हो। अगर पी वैल्यूज कम है देन आपके पास उतना पावर है कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाओगे और ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो वही चीज गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको क्लियरली गिवन है कि द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो पी वैल्यू जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लो। ठीक है, और गाइस कोई भी रिसर्चर एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा नल हाइपोथेसिस को। अब खुद सोचो ना गाइस कि आप कंजम्पशन इनकम के डेटा को आपने कलेक्ट किया, फिर सॉफ्टवेयर पे आपने रन किया, फिर उसके बाद जब आप मॉडल बनाते हो तो आप चाहते हो ना कि हाँ भाई कुछ ना कुछ रिलेशंस आए। हाँ, इसका मतलब है कि वो ऑल्टरनेटिव की आप बात करते हो। ठीक है, तो कभी भी आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहोगे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो गाइज नोट पॉइंट बना के इन बातों को लिखना अपने लैंग्वेज पे। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अनबाइज्ड एस्टिमेटर। गाइस ये तो बहुत इजी है। अनबाइज्ड एस्टिमेटर का मतलब ये होता है कि मीन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। गाइस ये वाला कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट मस्ट बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है गाइस उसका जो एस्टिमेटेड मीन वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए ट्रू मीन वैल्यू से। अगर ये इक्वल है देन दिस इज कॉल्ड अनबाइज्ड एस्टिमेटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट गाइस कि द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। गाइस अगर आप ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या है कि द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटर हैज अ स्मॉलेस्ट वेरिएशन। गाइस जहां पे भी वेरिएशन की बात होती है ना वो हमें एफिशिएंसी बताता है, एस्टिमेटर नहीं। ठीक है,
सिमिलरली अगर आप ऑप्शन ए की बात करो तो ऑप्शन ए में गाइस गिवन क्या है, द शेप ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटर इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। गाइस ये भी बिल्कुल गलत है, जहां पे भी शेप आता है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस रिलेट टू अ सेंट्रल लिमिट थियरम नॉट अनबायस्ड। ठीक है, सिमिलरली ऑप्शन डी, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी कि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, आपने जो भी गाइस डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने एस्टिमेट किया, तो उसका जो एस्टिमेटेड मीन वैल्यू है ना वो ट्रू मीन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनबायस्डनेस। So I will go with option C. Simple. Okay. Okay guys, question number 16 given है कि the histogram below depict the frequency distribution of a test score for a randomly selected group of a student. The relationship between the mean and median of the test score is given by what? तो guys simple आपको यहाँ पे mean और median के बीच में compare करना है। तो guys अगर आप ध्यान से देखो इसका मिड पॉइंट ये है ना, मिड पॉइंट, तो अगर मैं मिड पॉइंट को गाइज ज्वाइन कर दूं तो कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक है, तो गाइज ये क्या बन रहा है, राइट हैंड साइड टेल ना गाइज, ये वाला जैसे ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड, और राइट स्क्यूड में गाइज मीन जो है हमेशा ही बड़ा होता है मीडियन से। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, क्यों? क्योंकि राइट स्क्यूड है। अगर लेफ्ट स्क्यूड होता गाइज तो फिर ये उल्टा हो जाता। ठीक है, तो सिंपल गाइज मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये राइट स्क्यूड बन रहा है। तो राइट स्क्यूड में मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन, so the correct option is option number A. Simple. ठीक है, okay guys, question number 17 given है कि let P be a matrix such that P equal to P transpose and P square equal to P, then the eigen values of the matrix can take only values what? 1 0 0 minus 1 1 0 minus 1 या फिर none of the above. okay, तो गाइस P इक्वल टू P ट्रांसपोज, इसका मतलब है कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक्स है। P स्क्वायर इक्वल टू P का मतलब है कि ये हमारा एडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, P स्क्वायर इक्वल टू P, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स कैन टेक ओनली द वैल्यूज विल व्हाट? ओके, तो गाइस एक आइगन वैल्यूज लो, एक आइगन वेक्टर लो। ठीक है, तो गाइस क्या हम एक लिख सकते हैं कि पी वी इक्वल टू लैम्डा वी? ठीक है, लैम्डा इज द आइगन वैल्यूज ऑफ द पी और वी इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज बेसिकली आइगन वेक्टर। ठीक है, तो पी वी इक्वल टू लैम्डा वी। ओके, गाइस अगर मैं दोनों तरफ p मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर वी इक्वल टू पी लैम्डा वी। अगर मैं लैम्डा बाहर ले लूं तो गाइस ये क्या बन जाएगा? पी वी। तो पी स्क्वायर वी इक्वल टू लैम्डा इंटू पी वी लिख सकते हैं, और पी वी इक्वल टू क्या है? लैम्डा वी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू लैम्डा वी। डन। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर वी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वी। डन। और पी स्क्वायर गाइज किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा पी वी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वी, और पी वी किसके इक्वल है? लैम्डा वी के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा वी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वी। ठीक है, तो यहाँ से गाइज हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर वी, ये वाला उधर चले जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस लैम्डा वी इक्वल टू 0। ठीक है, एंड वी वी कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 0 या फिर लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, और लैम्डा ही तो क्या था हमारा? आइगन वैल्यूज था, सो द आइगन वैल्यूज इज 1 या फिर 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपल। ठीक है, ओके गाइज, ये होमवर्क है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि लेट एक्स बी एन इन टू के वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के मैट्रिक्स विच हैज अ फुल रैंक। गाइज फुल रैंक, ठीक है,
then the matrix of x transpose into x is what? Invertible, not invertible, only invertible if n equal to k, या फिर indeterminate रैंक. ठीक है, ये इस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको एक बार क्वेश्चन ट्राई करना. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 गाइज यहाँ पे गिवन है कि अ फंक्शन f इज क्वाज़ी कॉन्केव इफ फॉर ऑल x y and lambda is greater than 0 and lambda is less than 1 if f of lambda x plus 1 minus lambda y is greater than equal to mean of f of x and f of y. तो ये हमारा है क्वाज़ी कॉन्केव का कंडीशन फार्मूला, एंड इट इज कॉन्केव if for all x y and lambda is greater than 0 and less than 1. और ये हमारा कॉन्केव का फार्मूला है. ठीक है गाइस, अगर आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता नहीं है तो अभी इसका एक्चुअल मीनिंग आपको पता चल जाएगा. ठीक है, कॉन्केव, क्वाज़ी कॉन्केव. तो गाइस एक बात हर हमेशा याद रखना, ये होता है कर्व. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है, तो गाइस इसको हम लोग बोलते हैं लाइन. ओके, सॉरी, दिस इज कॉल्ड कर्व, नॉट लाइन. मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाइस. ठीक है, तो अगर f ऑफ लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा f ऑफ x प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ y. ठीक है, अगर गाइस ये ग्रेटर हो जाए इसको हम लोग बोलते हैं कर्व और इसको हम लोग बोलते हैं लाइन. इसका क्या मतलब है कर्व और लाइन का? गाइस कर्व और लाइन का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक रैंडम ग्राफ को बनाते हो, लेट सपोज ये वाला मैंने एक ग्राफ बनाया ये वाला. ठीक है, और मैं कोई भी एक दो पॉइंट को लेता हूँ, दिस पॉइंट इज x एंड दिस पॉइंट इज y, और यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दिया. ठीक है, तो ये वाला गाइस पॉइंट होगा x और ये वाला हो जाएगा y, और ये वाला गाइस क्या बन जाएगा f ऑफ y, और ये वाला क्या बन जाएगा f ऑफ x. सिंपल, दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट. ठीक है, तो ये वाला गाइस हमारा क्या होता है कर्व, दिस इज कॉल्ड कर्व और दिस इज कॉल्ड लाइन. ठीक है, तो याद रखना गाइस, अगर कर्व इज ग्रेटर देन लाइन हो जाए देन उस कंडीशन में ये हमारा क्या होता है कॉन्केव होता है. और गाइस ये भी क्या है कॉन्केव ही तो है. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कर्व, इसका मतलब होता है लाइन. अगर कर्व इज ग्रेटर देन लाइन हो जाए देन उस कंडीशन में ये हमारा बनता है कॉन्केव. डन. ओके, अब गाइस यहाँ पे गिवन क्या, ये भी क्या है कर्व है, क्योंकि ये और ये तो सेम है, तो ये भी क्या है कर्व है. अगर कर्व ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस टू इनपुट, मिनिमम ऑफ दिस टू इनपुट, अगर कर्व बड़ा हो जाए इस इनपुट वैल्यू में से देन उस कंडीशन में गाइस उसको हम लोग क्या कहेंगे क्वाज़ी कॉन्केव. एक एग्जांपल, ये सही वाला एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, तो गाइस इस दोनों में x और y में मिनिमम वैल्यूज क्या है, ये वाला है मिनिमम वैल्यूज, ये वाला है. ठीक है, और ये वाला क्या है कर्व है. तो गाइस कर्व क्या है बड़ा है ना, मिनिमम ऑफ x एंड y, तो मिनिमम वैल्यूज ये है, तो कर्व इज ग्रेटर देन मीन, कर्व इज ग्रेटर देन मीन. तो इसका मतलब है गाइस कि ये हमारा क्वाज़ी कॉन्केव भी होगा. ठीक है, एक चीज तो गाइस श्योर हो गया कि अगर कोई फंक्शन कॉन्केव है तो वो क्वाज़ी कॉन्केव होगा ही होगा. बेस्ट एग्जांपल इज दिस log x. गाइस log x. ठीक है गाइस, टेक एनी एग्जांपल. ठीक है, तो अगर मैं log x का गाइस ग्राफ लेता हूँ, ठीक है, टेक एनी पॉइंट, दिस पॉइंट इज x, दिस पॉइंट इज y, तो ये वाला बन जाएगा लाइन और दिस इज कॉल्ड कर्व. तो कर्व को गाइस हम पॉइंट कर लेते हैं. ठीक है, तो गाइस क्लियरली हमें दिख रहा है कि कर्व इज ग्रेटर देन लाइन, तो ये तो भाई हमारा कॉन्केव है. दैट्स योर फर्स्ट थिंग. अगर ये कॉन्केव है तो क्या ये क्वाज़ी कॉन्केव बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है गाइस, अकॉर्डिंग टू फार्मूला. फार्मूला क्या है कि कर्व इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन वैल्यू. तो गाइस इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा, x या y? ऑब्वियसली ये वाला.
हाँ, तो मिनिमम ये है और कर्व इसके ऊपर में है, तो कर्व इज ग्रेटर देन मीन है ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कोसाई कॉनकेव भी होगा। तो जो फंक्शन कॉनकेव है वो गाइस कोसाई कॉनकेव होगा ही होगा। कॉनकेविटी इंप्लाइज कोसाई कॉनकेविटी, बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो गाइस ऑप्शन बी को टिक मत कर देना कि कोसाई कॉन्केविटी का भी मतलब है कि कॉन्केविटी नहीं। बेस्ट एग्जांपल इज यू कैन टेक y इक्वल टू एक्स क्यूब, टेक y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो वहां पे गाइस हमारा कोसाई कॉन्केविटी बनेगा, बट वो फिर कॉन्केव नहीं हो पाएगा। टेक गाइस एनी एग्जांपल। ठीक है, तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब वाला गाइस लाइन लेता हूँ समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, तो दिस पॉइंट इज x, दिस पॉइंट इज y। तो गाइज यहाँ पे कर्व हमारा ये हो गया और मिनिमम पॉइंट हमारा ये हो गया, तो कर्व इज ग्रेटर देन मीन पॉइंट, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कोसाई कॉन्केव होगा, कोसाई कॉन्केव होगा। बट गाइज ये कॉन्केव नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको गाइज एक बार अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, गाइज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स क्यूब समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया और दूसरा पॉइंट वो यहाँ पे लिया, ठीक है। तो गाइज ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि भाई हम यहाँ से यहाँ खींच दें, नहीं। अब यहाँ पे क्या लेंगे कि यहाँ पे एक अलग से पॉइंट ले लेंगे, एक वाला पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। तो गाइज एक ही ग्राफ में यहाँ पे क्या हो रहा है कि कर्व इज ग्रेटर देन लाइन, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइन इज ग्रेटर देन कर्व। तो दोनों एक साथ गाइज एक ही ग्राफ में हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कॉन्केव नहीं होगा। बट हाँ, कोसाई कॉन्केव तो है। तो इसका मतलब गाइज ये हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि अगर कोसाई कॉन्केव होगा तो इसका मतलब है कि भाई वो कॉन्केविटी भी होगा, नहीं, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते। बट हाँ, अगर कॉन्केविटी है गाइज तो कोसाई कॉन्केविटी होगा ही होगा। सिमिलरली फॉर गाइज कॉन्वेक्स, कि अगर कॉन्वेक्स है तो कोसाई कॉन्वेक्स होगा ही होगा, बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, तो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। डन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है कि सपोज v1 v2 till vn are n linearly independent vectors in some vector space. Let the vector w1 w2 till wn be defined by w1 equal to v1, w2 equal to v1 plus v2 and w3 equal to v1 plus v3 and so on and so forth, and wn equal to define है, and then यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस गिवन है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा या फिर क्या होगा। ठीक है, ओके। तो गाइज v1 v2 vn ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर गिवन है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर लेट सपोज गाइज कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो a1 w1 इंटू गाइज इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। डिफाइन इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे गिवन है ना कि v1 v2 till vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन सम ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि w1 इक्वल टू v1, w2 इक्वल टू v1 प्लस v2 एंड सिमिलरली ये जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चन है गाइस कि w1 w2 आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जस्ट यूज दिस कि a1 w1 प्लस a2 w2 प्लस a एंड wn इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि गिवन है कि भाई ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो गाइस जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो a1 इंटू w1 किसके इक्वल है, v1, तो यहाँ पे आ जाएगा v1 प्लस a2 इंटू w2 किसके इक्वल है, v1 प्लस v2। सिमिलरली गाइज ये चलते जाएगा प्लस ए एन इंटू w1, ठीक है, तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 टिल vn इक्वल टू w। अब गाइज इसको सेपरेट कर लो, ठीक है, तो इसको सेपरेट कर लेंगे गाइज, तो ये क्या बन जाएगा,
टेक V1 वन साइड, तो V1 वन साइड ले लेंगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 टिल AN प्लस V2, तो यहाँ पे अब A2 से स्टार्ट होगा, A2 A3 टिल AN एंड सिमिलरली गाइस N तक चलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए गाइज ये वाला क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब है A1 प्लस A2 प्लस टिल AN इक्वल टू 0, सिमिलरली A2 प्लस A3 प्लस AN इक्वल टू 0। ठीक है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस टिल AN इक्वल टू 0, फिर सिमिलरली A2 प्लस A3 प्लस टिल AN इक्वल टू 0। तो गाइज ये घटते घटते कहाँ पे आ जाएगा, AN इक्वल टू 0। तो अब गाइज इसको बैकवर्ड इंडक्शन लगाना है, तो अब इसके जस्ट इस वाले इक्वेशन पे पुट कर देंगे तो AN-1 0 आ जाएगा। फिर ये वाला यहाँ पुट कर देंगे तो सारे वैल्यूज A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू AN इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि गाइज ये क्या होगा, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, सिंपल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। गाइज ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको सारे फार्मूलाज पता होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, डिपेंडेंट कब होता है। ठीक है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज़ किए, A1 WN प्लस A2 W2 टिल AN WN इक्वल टू 0, और जस्ट वैल्यू पुट किए। फिर V1 को एक साइड लेके आए, V2 को एंड V3, और V1 V2 जो है गाइज ये हमारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, जस्ट कोफिशिएंट को गाइज 0 इक्वल किए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो W1 W2 और टिल WN जो है गाइज ये भी क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट होगा, सिंपल। ठीक है, ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है कि लेट द यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग द बंडल x1 x2 x3 इज u of x1 x2 x3 equal to median of x1 x2 x3, let p1 p2 p3 with PI इज पॉजिटिव एंड I बिलोंग्स टू 1 2 3। गाइज ये नंबर नहीं है, ये कोई एक नाम गिवन है, ठीक है, नेम है कि बंडल 1 बंडल 2 बंडल 3। इसको आप वो मत समझ लेना कि एक वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू नहीं है, ये नंबर है। बी दी प्राइस वेक्टर एंड इनकम I वेर I इज पॉजिटिव देन द नंबर ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बंडल क्या होगा। नहीं, सिंपल, इस क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं गया, सिंपल कि आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है जो कि मीडियन के टर्म में गिवन है कि मीडियन ऑफ x1 x2 x3। गाइस मीडियन क्या होता है कि जो भी डेटा सेट गिवन है उसको इक्वल पार्ट में बांटता है, तो यहाँ पे मीडियन क्या होगा, ये वाला। ठीक है, अब इसको गाइस मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब ये वाला वैल्यू जो है ऑलवेज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर टू वैल्यूज। ठीक है, तो गाइस ये आप कितने तरीका से कर सकते हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आपको पूछा गया कि नंबर ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बंडल तो इज एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 2 या फिर एटमोस्ट 1 या फिर एटमोस्ट 4। तो गाइस अब खुद सोचो ना कि यूटिलिटी इक्वल टू मीडियन ऑफ x1 x2 और x3। तो गाइस अगर मैं इसका वैल्यू लेता हूँ 3,3,0, गाइस 2 को सेम रखना होगा और तीसरा को जो है उससे कम रखेंगे, तभी हम अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाएंगे एट द मीडियन। तो गाइस इसका मीडियन क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे यूटिलिटी क्या हो जाएगा 3 जो कि मैक्सिमम है। सिमिलरली यहाँ पे 0 रख दो और यहाँ पे 3 3, तब भी गाइस ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, बट गाइस अब ये मत कर देना कि 3 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस कि इसका यूटिलिटी 0 होगा। तो फर्स्ट केस सेकंड केस, और गाइस ये तो पॉसिबल नहीं है, बट एक केस गाइस ऐसा भी पॉसिबल है ना कि तीनों को इक्वल कर लो। ठीक है, 3 3 3, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो एट मोस्ट गाइस 3 जो आपका पॉसिबल वेज है कि आप अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाओगे एट द मीडियन वैल्यू। गाइस मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यूज, तो आप मिडिल वैल्यूज को मैक्सिमाइज करो तो टेक 2 वैल्यूज सेम। अब गाइस यहाँ पे 5 मत ले लेना क्योंकि इसका मिडिल वैल्यू 3 है, बट यूटिलिटी मैक्सिमाइज 5 पे हो रहा है ना, तो 2 वैल्यूज को सेम लो और उसके बाद वाले को उससे कम लेना, तभी आप मीडियन वैल्यूज पे अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाओगे। तो वही चीज़ गाइज यहाँ पे ली है कि 2 वैल्यूज को सेम लिए और यहाँ पे 0 पुट कर दिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 आ रहा है। सिमिलरली
0 3 3, यहाँ पे 3, बट अब यहाँ पे 0 हो गया बट यहाँ पे 3 3, तो इसका मिडिल वैल्यूज क्या होगा 0, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गाइस हमें अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो तीसरा पॉसिबल हो जाएगा कि भाई तीनों को सेम ले लो। तो टोटल गाइस आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो टोटल 3 वे से हम अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाएंगे एट द मीडियन वैल्यूज पे। ओके, तो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी कि इज दैट मोस्ट 3। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है कि द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन इंटरस्टेट हाईवे बिटवीन टू स्टेट 1 and state 2 named as A and B. The highway cost is C greater than 0 to the government and the value of the highway to the state A and B are VA greater than equal to 0 and values at state B is also positive respectively. But जो value है at state A less than cost एंड स्टेट बी ये भी आपका लेस देन कॉस्ट, और जो दोनों का जो वैल्यूएशन है वो ग्रेटर देन कॉस्ट के इक्वल है और ईच स्टेट आई which is belongs to A comma B simultaneous beats BI which is 0 to infinity if the bid at state A plus at state B अगर दोनों का bid वैल्यू जोड़ दे ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट होना चाहिए तभी हाईवे कंस्ट्रक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, देन इस क्वेश्चन में गाइज हमें सिंपल पूछा गया कि नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा, कि हर एक स्टेट को उसके बिड वैल्यूज पे होनी चाहिए या फिर बिड वैल्यूज से कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो गाइज सिंपल यहाँ पे क्या है कि दो स्टेट है, स्टेट ए और स्टेट बी। ठीक है, फाइन। अब गाइस इस क्वेश्चन को जो है ना हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू से सॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा इजी बन जाएगा एज कम्पेयर टू कि जो आपको यहाँ पे नोटेशन गिवन है। ठीक है, तो एक कंडीशन गाइस यहाँ पे गिवन है कि जो वैल्यूएशन एट स्टेट ए प्लस वैल्यूएशन एट स्टेट बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट होना चाहिए। तो गाइस लेट सपोज कि जो कॉस्ट है ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि 100, कॉस्ट इज 100 रुपीज़, और जो वैल्यूएशन एट स्टेट ए इसका जो वैल्यूएशन है गाइस लेट सपोज दिस वैल्यूएशन इज 40 एंड दिस वैल्यूएशन इज 70 लिख सकते हैं। और गाइस अगर वैल्यूएशन ए प्लस बी मतलब 40 प्लस 70 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 तब यहाँ पे हमारा जो हाईवे है वो कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जो कि गाइज इस न्यूमेरिकल वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो रहा है, कॉस्ट इज 100 एंड द वैल्यूएशन 40 प्लस 70 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, देन इस कंडीशन में हाईवे हमारा कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, और गाइज बाकी में फिर यहाँ पे गिवन है कि नो पेमेंट अदरवाइज अगर वो लेस देन इक्वल टू बी ए प्लस बी अगर होगा तो। ठीक है, ओके। अब गाइज यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम आता है बिडिंग का। ठीक है, बिडिंग का मतलब ये है गाइस कि लेट सपोज कि अगर, अच्छा गाइस यहाँ पे इसका पे ऑफ भी निकाल सकते हो। पे ऑफ क्या होता है, वैल्यू द गेट माइनस व्हाट दर एक्चुअली पेइंग। तो आपने किसी चीज़ का वैल्यू 70 रुपीज़ आपकी है बट आप एक्चुअल पे कर रहे हैं लेट सपोज 50 रुपीज़, तो आपका जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पे ऑफ, तो ये आपका बन जाएगा पे ऑफ कितना 20 का। ठीक है, तो पे ऑफ गाइस क्या होगा कि व्हाट योर वैल्यूएशन माइनस व्हाट यू आर पेइंग दैट इज द पे ऑफ। डन, ओके। अब गाइस यहाँ पे लेट सपोज कि जो स्टेट ए है, स्टेट ए ने वैल्यूएशन क्या 40 और स्टेट बी ने वैल्यूएशन क्या 70। ठीक है, तो और इन्होंने फुल बिड किया मतलब एट 40 पे और एट 70 पे, तो इसका गाइस अगर हम लोग शेयर निकालेंगे कि भाई ये कितना शेयर होगा एट स्टेट ए पे। ठीक है, तो ईच स्टेट शेयर कॉस्ट, तो यहाँ पे गाइस हम लोग निकालेंगे ए का कितना शेयर होगा। तो लेट सपोज कि इन्होंने 40 का बिड किया, तो 40 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द बिड 110 इंटू 100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये गाइस आ जाएगा आपका 36.36।
36.36। अगर हम बी का शेयर निकालेंगे तो गाइज ये आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 63.64। ठीक है गाइज, पहले आप इसको एक बार उतारो फिर मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर ए ने फुल बीट किया एट 40 पे, देन उसका जो शेयर होगा दैट इज 36.36, ओके। और जो बी का शेयर होगा दैट इज 63.64, ठीक है। तो अगर गाइज हम इसका पे ऑफ निकालेंगे, व्हाट विल बी द पे ऑफ, ठीक है। तो पे ऑफ गाइज क्या होगा कि मैंने जो वैल्यूएशन किया दैट वैल्यूएशन इज 40 माइनस, बट एक्चुअली गाइज हम कितना पे कर रहे हैं, ए का शेयर कितना है 36.36, तो इसका जो पे ऑफ वैल्यू होगा गाइज वो कितना होगा 40 माइनस 36, तो ये आ जाएगा 3.64। सिमिलरली पे ऑफ इंडिविजुअल बी, तो गाइज ये आ जाएगा आपका 70 माइनस और एक्चुअल जो पेमेंट है दैट इज 63.64। तो गाइज इसका वैल्यू आ जाएगा 6.36, ठीक है, और इसका वैल्यू आ जाएगा 3.64। तो गाइज मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो क्वेश्चन में गिवन था उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक वैल्यू लिया, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज 100 और ए का जो बिड है दैट इज 40 और इसका 70। तो अगर ये दोनों फुल बिड कर रहा है, ठीक है, 40 और 70, तो उस कंडीशन में उसका जो शेयर वैल्यूज होगा गाइज दैट इज 40 बाय 110 इंटू 100। तो ए का शेयर हो जाएगा इतना, मतलब कि ये इतना एक्चुअल पे कर रहा है, दैट इज अ पेमेंट। सिमिलरली जो बी का जो पेमेंट है दैट इज 63.64, ठीक है। तो अगर गाइस हम पे ऑफ निकालेंगे, पे ऑफ का मतलब प्रॉफिट, तो इन्होंने वैल्यू किया था 40, हाँ इन्होंने वैल्यू किया 40 बट इन्होंने एक्चुअल पेमेंट 36.36 कर रहा है, सो दैट इज अ प्रॉफिट। एंड सिमिलरली पे ऑफ फॉर इंडिविजुअल बी, ठीक है, सॉरी नॉट इंडिविजुअल बी, स्टेट बी, ठीक है। तो ये गाइस आपका जाएगा 6.36। अब हमें यहाँ पे बताना नैश इक्विलिब्रियम। गाइस नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक ऐसी पोजीशन जहां पे कि कोई भी इंडिविजुअल डेविएट नहीं कर सकता, दैट इज द मीनिंग ऑफ नैश इक्विलिब्रियम, ओके। तो अगर गाइज यहाँ पे जो स्टेट ए है और स्टेट बी है, अगर ये फुल बिड करता है देन उस कंडीशन में इसका जो पे ऑफ है वो आपका आएगा 3.64 और 6.36, ठीक है। अगर लेट सपोज कि स्टेट ए जो है ये कम कर लेता है, 40 से 30 आ जाए, ठीक है, 40 से 30 आ जाए, तो गाइज इसका जो प्रॉफिट है वो तो बढ़ जाएगा ना, बट इंडिविजुअल बी का जो प्रॉफिट है गाइज वो फिर घट जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में से अब कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी स्टेट गाइज मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है गाइज कि उसका जो नैश इक्विलिब्रियम है वो ऑलवेज बिड के एग्जैक्टली होगा। अब गाइज एग्जांपल लेके देख लो, टेक 30, ठीक है, अगर हम 30 लेंगे इसका वैल्यू, टेक ए का वैल्यू 30, तो इसका जो पेमेंट होगा गाइज, पेमेंट कितना हो जाएगा 30 बाय 110 इंटू 100। इसको सॉल्व करो, इसका कुछ वैल्यूज आएगा, फिर इसके बाद इसका पे ऑफ निकालो, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू गाइज कितना था 40 माइनस दिस वैल्यूज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब इसको गाइज सॉल्व कर लेना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 11, तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएगा, तो 40 माइनस दिस वैल्यू इक्वल टू दिस। अब क्या है कि इंडिविजुअल बी गाइज 70 पे रहेगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है ना, ये वाला इक्वल टू वाला साइन है, तो ये 100 पे भी गाइज जो है आपका जो हाईवे है वो कंस्ट्रक्ट हो सकता है। देन इस कंडीशन में गाइज ये 70 पे रहेगा, तो 70 बाय 110 इंटू 100, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसका वैल्यूज लोगे ना गाइज, तो फिर इसका जो पे ऑफ घट जाएगा और इसका पे ऑफ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है गाइज कि अगर ये डेविएट करता है अपने बिड वैल्यू में से, देन वो कभी भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता, ठीक है, कभी भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता।
तो इसका मतलब है कि उस इंडिविजुअल को एग्जैक्टली उसके बिड के इक्वल होना होगा। तो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी कि इन नैश इक्विलिब्रियम ईच स्टेट विल एग्जैक्टली मस्ट बी इक्वल टू इट्स बिड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, कि टेक द वैल्यूज एंड जस्ट सॉल्व इट। ठीक है, तो आपको पे ऑफ गाइस निकालना। पे ऑफ का मतलब कि आपने कितना वैल्यू किया और आप एक्चुअली कितना पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज योर पेमेंट। ठीक है, एंड सिमिलरली जो बी का शेयर होगा इतना होगा 70/110 इंटू 100। फिर आप गाइस वो जो भी इसका जो पे ऑफ वैल्यू आएगा यू विल गेट इट। फिर आप उसके बाद किसी एक इंडिविजुअल को मूव करके देखो कि अगर एक इंडिविजुअल्स का यूटिलिटी या फिर उसका वैल्यू अगर बढ़ रहा है या फिर पे ऑफ अगर इंक्रीज हो रहा है और दूसरे का घट रहा है, देन उस कंडीशन में गाइज वो फिर हमारा नैश इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता है। अगर ये बिड के एग्जैक्टली होगा तभी गाइज वो हमारा नैश इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका 8 को एग्ज़ाम है, तो कल तक गाइस हम कोशिश करेंगे कि सारे सॉल्यूशन अपलोड कर दूँ। ठीक है, और गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, 24 एंड 23। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ पे, और कोशिश करेंगे गाइस कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें क्योंकि आपका एग्ज़ाम 8 जून को है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।